यस हेलो स्टूडेंट, जैसे अपन कल बात कर रहे थे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की, सेकंड बाउंड्री प्रॉब्लम अपन सोल्व कर रहे थे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक इमेज ऑफ मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रिक इमेज मेथड से अपन अब तक दो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं, जिनकी जो स्टेप और टास्क फॉर्म है वो क्या है कि सबसे पहले हमारा इमेजिनरी चार्ज फाइंड आउट करते हैं, उसका लोकेशन, मैग्नीट्यूड और क्वालिटी डिसाइड करते हैं, फिर बाउंड्री को रिप्लेस कर देते हैं, फिर अपन पॉइंट चार्जेस सिस्टम में अपनी प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाती है, फिर अपन ज्योमेट्रिकली उसकी ऑब्जेक्शन पॉइंट से पॉइंट चार्जेस की डिस्टेंस फाइंड करके अपन एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं यूजिंग कूलॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, पोटेंशियल फाइंड आउट होने के बाद में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाउंड्री या नियर बाउंड्री सरफेस पर जो पहले अपने रिप्लेस कर दी वहां पर फाइंड कर लेते हैं। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बाद में अपने पास टोटल फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन बाउंड्री पॉइंट चार्जेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कल वाले डेरिवेशन में अपन ने बाउंड्री पर इंड्यूस चार्ज, टोटल इंड्यूस चार्ज का डेरिवेशन अपन कर चुके थे। अपनी प्रॉब्लम सेकंड थी, और क्या प्रॉब्लम थी कि पॉइंट चार्ज नियर ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, उसके सरफेस पर टोटल इंड्यूस चार्ज और सिग्मा की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके थे। आज अपन फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो अपने पास यदि आपको वहां पीछे वाले पॉइंट के अंदर मैं एक रिमेक कराऊं कि जो सिग्मा आया था इज द फंक्शन ऑफ थीटा आया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो अपने पास यदि अपन सिग्मा इज डिपेंड ऑफ थीटा, मतलब अपने पास जैसे मान लो कि स्फीयर ये था, इस स्फीयर के अंदर अपने पास यदि एक छोटा सा एलिमेंट अपन एज्यूम करें बाउंड्री पर, मान लें कि ds है, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, एंड इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो थीटा का मतलब है डायमेंशन फॉर्म में जेट एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल लिया गया, अपना एक्स एक्सिस से एंगल किया। तो अपने पास यहाँ इस सिग्मा पॉइंट को अपन यदि यहाँ पर टोटल इस एलिमेंट से क्लोज्ड चार्ज निकालें तो सिग्मा डी थीटा डी एस। तो यहाँ इसके ऊपर देखिए अपन ये छोटा सा एलिमेंट डी एस ले लिया, अदर रिमेनिंग पार्ट के ऊपर भी चार्ज बचा है, तो इस चार्ज के बीच में, अदर रिमेनिंग चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगा तो फोर्स अप्लाइड होगा, और फोर्स अपन पर यूनिट एरिया ds एलिमेंट के ऊपर फोर्स की बात करें तो अपन फोर्स का फॉर्मूला इस एलिमेंट छोटे से df और df इजकल टू निकालें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू चार्ज dq। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बाय द गॉस लॉ इज कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यदि इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट होती है तो अपन सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू निकालते हो dF इक्वल टू क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq, और dq की वैल्यू अपने पास सिग्मा ds है, तो ये वैल्यू रख दें तो अपने पास आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ds। तो df अपॉन ds इजकल टू सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। पर मिनट एरिया के ऊपर जो फोर्स का एक्सपेंशन है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ थीटा, देन थीटा के साथ फोर्स एक्सटेंशन भी वैल्यू चेंज होगी। तो अपने पास यहाँ पर जो
फोर्स F में F का एक्सपेंशन टोटल निकालना चाहिए, मैंने यहाँ की डी एफ इजगल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एस जो एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, यहाँ टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल F इजगल टू क्लॉज इंटीग्रेशन डी एफ, या सरफेस इंटीग्रेशन ds के ऊपर क्लॉज इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल f का काउंटिंग अपन कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू रखें क्लॉज इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ds। यहाँ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो टाइप में इसको तोड़ सकते हैं, 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर फाई की लिमिट थीटा में नोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, छोटा सा एलिमेंट को अपन फॉर्म में लिखते हैं। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में टोटल फोर्स का काउंट किया जा सकता है। एक तो अपने पास ये है मेथड जिसके द्वारा अपन उस बाउंड्री के ऊपर एप्लाइड फोर्स की वैल्यू काउंट कर सकते हैं, और थीटा के साथ वेरिएशन ग्राफ भी प्लॉट करना चाहें तो अपन यहाँ देखो डी एफ अपॉन दिस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो डी एफ का थीटा के साथ ग्राफ प्लॉट करके अपन निकाल सकते हैं कि अलग 0 से लेकर 2 पाई तक अलग अलग पार्ट पर फोर्स की वैल्यू डिफरेंट टाइप में होती है। ठीक है, अपन इस पर एक पॉइंट चार्जेस फेनोमेना से भी फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्जेस फेनोमेना कैसे हैं कि अपने पास देखिए ये बाउंड्री थी, यहाँ ओरिजिन पॉइंट हमारा था, यहाँ अपना इमेजिनरी पॉइंट क्यू डैश आया था जिसकी वैल्यू माइनस क्यू आर अपॉन ए है। ध्यान रख लेना, कभी भी कोई स्पेयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर हो और उसके नियर ए डिस्टेंस पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हो तो उसके इमेजरी चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू आर अपॉन ए है। यदि वो माइनस क्यू है तो प्लस क्यू हो जाएगा, और इसकी उस स्पेयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, आर स्क्वायर अपॉन ए। इसको बी पॉइंट नाम दिया था अपन, ये ओ पॉइंट था। दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज अपने पास ए पॉइंट पर था प्लस क्यू, जिसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए। ठीक है, तो देखिए अपने पास इसमें दो ही पॉइंट चार्जेस हैं, और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो बाय यूजिंग द कूलॉम इंटरेक्शन फॉर्मूला, कि दो पॉइंट चार्जेज हो Q1 Q2 एट डिस्टेंस r, देन फोर्स F इजकल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये कूलॉम इंटरेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर वैसे अपन लगाएं तो यहां पर वेक्टर फॉर्म लगाते हैं, तो यहां R के अलोंग टू जॉइनिंग लाइन बिटवीन बोथ आर पॉइंट चार्जेस। तो अपने पास ये फोर्स मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2. If both are in same polarity, then force is repulsive, or if both are in opposite polarity, then attractive. So in this our problem, both are point charges are opposite in the opposite polarity, so force is attractive. ये तो क्लियर हो गया। And distance between the point charges is, देखिए कंप्लीट ओ से डिस्टेंस ए है, तो यहाँ दोनों पॉइंट चार्जेस की बीच की डिस्टेंस को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए। पॉइंट Q1 की वैल्यू Q, ये माइनस क्यू आर अपॉन ए, देन फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तो फोर्स F इज इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू आर अपॉन ए अपॉन ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर।
नेगेटिव साइन बता रहा है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव। इसको सॉल्व करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस के क्यू स्क्वायर आर अपॉन ए, चाहे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो कैंसिल होके ए बाहर ऊपर बच जाएगा। ये अपने पास फोर्स एक्सपेंशन आ गया ऑन द बाउंड्री, और यही फोर्स की जो वैल्यू है वो अपन उस सिग्मा स्क्वायर उस फॉर्मूले का टोटल सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार एक ग्राफ प्लॉटिंग की जाती है ए और आर की वैल्यू पर कि ए इज द ऑलवेज ग्रेटर टू आर, ये पोजीशन है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट इन द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर बाउंड्री। तो इस कंडीशन में अपन इसके जो एक्सपेंशन की वैल्यू को अपन फाइंड कर सकते हैं कि एफ में और यहाँ ए अपॉन आर की वैल्यू में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसको ए अपॉन आर फॉर्म में बना लें तो अपने पास ए अपॉन आर की डिफरेंट टाइप की वैल्यू के ऊपर डिफरेंट टाइप से निकाल सकते हैं। अब थीटा के साथ ग्राफ हो तो थीटा के साथ वेरिएशन भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले एक्सपेंशन में थीटा था, हमारा कोस थीटा का एक्सपेंशन आता है अंदर डेरिवेटिव में, तो कोस थीटा मतलब थीटा के साथ भी ग्राफ कर सकते हैं ए अपॉन आर की वैल्यू अलग अलग डिफाइन करके कि ए अपॉन आर की वैल्यू मान लो 5 है, 2 है या 3 है या 1 है। या 1 होने पर तो ऑन द सरफेस ऑफ बाउंड्री पॉइंट आ गया, तो ग्रेटर देन 1 के लिए 2, 3, 4, 5 कितना भी हो उस वैल्यू के लिए अपन अलग अलग टाइप के ग्राफ आ सकते हैं। तो ये फोर्स वेरिएशन ग्राफ भी अपन को इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ये अपनी सेकंड प्रॉब्लम टास्क एनालिसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान देना दोनों प्रॉब्लम में अपने सेम पूरे जो टास्क टॉपिक है वो सीक्वेंसली कंप्लीट किए हैं। हो सकता है एग्जाम में कंप्लीटली आपको एक्सपेंशन फाइंड आउट न पूछे फोर्स तक, केवल इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा तक काउंट करना हो तो केवल सिग्मा तक ही डेरिवेशन करें। यदि कंप्लीट एनालिसिस पॉइंट्स आपको गिवन है, ड्राइव द वेरिएशन फोर्स, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली डेरिवेशन करना होगा। अब इसी सीरीज में इलेक्ट्रिक इमेज मेथड की थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम थर्ड, ठीक, ए पॉइंट चार्ज near to insulated conducting sphere। पहले वाली में और इस प्रॉब्लम में एक डिफरेंस है। पहले वाला कंडक्टर स्पेयर ही था, ये भी कंडक्टर स्पेयर ही है, बट प्रीवियस प्रॉब्लम में स्पेयर ग्राउंडेड था, यहाँ इंसुलेटेड है, मतलब उसका इंटरेक्शन नहीं है। अपने पास हो सकता है स्पेयर जो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर है वो चार्ज्ड है, फिक्स चार्ज क्यू है उस पर, वो कंप्लीट हो भी सकता है, चार्ज्ड स्पेयर भी हो सकता है। या इस प्रॉब्लम का फॉर्म एक दूसरा भी आता है, ये पॉइंट चार्ज नियर टू फिक्स सरफेस पोटेंशियल स्पेयर, उसमें एक डिफरेंस ही हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी। पहले वाली की पोटेंशियल सरफेस पर फिक्स था पोटेंशियल, बट इज 0 था, पर यहां पर कोई फाई नोट दे देंगे तो फिक्स पोटेंशियल की कंडीशन को, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इस सीरीज में पहले में इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर रहे हैं, सेम फिक्स पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम भी इसी सीरीज या सीक्वेंस या टर्म्स में सोल्व होगी। पहले इंसुलेटेड चार्ज स्पेयर को एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए स्पेयर, ठीक है, इज नॉट ग्राउंडेड बट चार्ज्ड बाय कैपिटल क्यू चार्ज, और चार्ज स्पेयर
कंडक्टर स्पेयर है तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ स्पेयर इनसाइड इज 0 बट मे बी सेंट्रेड एट द सेंटर ऑफ स्पेयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर का टोटल चार्ज को सेंटर पर सेंट्रेड माना जाता है। तो ये कैपिटल Q एट मे बी कंसिडर ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, ठीक है, ऊपर मतलब Q चार्ज है यहाँ। लेट रेडियस ऑफ दिस स्पेयर इज कैपिटल R। लेट ए पॉइंट चार्ज प्लस Q is placed near to sphere at distance a from the center। अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अपने ज्योमेट्रिकली सेटअप के लिए एजुकेशन इन स्पेयर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज कर लिया। अलोंग टू एक्स एक्सिस मान लीजिए ये जो अपने पास है पोलर कोऑर्डिनेट के लिए इसको एक्स एक्सिस फॉर्म पर मान लिया। सेम प्रॉब्लम प्रीवियस वाले आर्टिकल की तरह है, केवल डिफरेंस ही क्या है कि दिस पेयर इज नॉट ग्राउंडेड बट एट फिक्स पोटेंशियल या फिक्स चार्ज्ड बाय Q। अब सेम फेनोमेना होगा कि द स्पेयर बाउंड्री एंड प्लस Q इज इंटरेक्ट ईच अदर, देन बाय इंटरेक्शन ऑन द फ्रंट हेमिस्फेरिकल सरफेस is negatively charged induced and same positively charged on the back hemispherical surface is induced by the interaction between point charge and the sphere। These frontally negative hemispherical induced charge is remaining by the plus Q point charge attraction, but back positive charge is contribute almostly near about to not interactive by plus Q, is shielded by plus Q minus Q and freely distribute in the sphere and contribute in the center charge plus Q। मतलब इसकी बैक साइड का जो पॉजिटिव चार्ज जितना इंड्यूस होगा वो स्पेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके उसके जो पहले वाले जो चार्ज था प्लस Q उसमें कंट्रीब्यूट हो जाए, इसमें ऐड हो जाएगा, और जबकि माइनस Q चार्ज ऑन द सरफेस रिमेन रहेगा। ठीक है, इंटरेक्शन पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्लस Q वाला चार्ज तो किसमें सेंटर इंक्लूड हो गया, प्लस Q। तो इफेक्टिव चार्ज ऑन द सेंटर पर कैपिटल Q डैश बन गया। इसमें कैपिटल Q तो है ही, दूसरा किसके द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा और इंक्लूड, क्योंकि पहले तो ग्राउंड था, इसमें फ्लो गया, इस पर ग्राउंडेड है नहीं। जो फ्रंट है में स्फेरिकल सरफेस है इस पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका जो सेंटर इमेजरी सेंटर है वो इनसाइड में इस एक्सिस पर कहीं किसी पॉइंट पर ही होगा। तो मान लीजिए बी पॉइंट पर इसका इमेजरी चार्ज बनता है और वो Q डैश बनता है और एट इज एक्स डिस्टेंस पर बनता है। क्या मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज तो कंट्रीब्यूट हो गया एट द सेंटर चार्ज में, और इंड्यूस नेगेटिव चार्ज का कोई सेंटर एज्यूम कर लिया एट पॉइंट बी ऑफ मैग्नीट्यूड Q डैश एंड एट डिस्टेंस x। देयर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रॉब्लम सिमिलरली सेम नेगेटिव चार्ज है सरफेस पर, मेरी स्फेयर के सरफेस का तो पॉइंट चार्ज पर आ गया, सेम अपने लिए वो सेम बन गया। पॉइंट चार्ज प्लस Q सेम डिस्टेंस a पर है, स्फेयर की रेडियस सेम r है। तो x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बाय द प्रीवियस प्रॉब्लम, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो अपन वही प्रीवियस प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप को सोल्व करेंगे, लेकिन यहां मैं यूज करके चल रहा हूं कि प्रीवियस प्रॉब्लम आर्टिकल था उसके अंदर कि x की वैल्यू Q डैश की वैल्यू वो प्लस Q डिस्टेंस a और रेडियस r है, तो देन बाय प्रीवियस प्रॉब्लम x इज r स्क्वायर अपॉन a एंड Q डैश इज इक्वल टू माइनस QR अपॉन a। कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस आर्टिकल प्रॉब्लम एनालिसिस बाय यूजिंग इमेजिनरी चार्ज वैल्यू magnitude and distance with boundary condition is given by
द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर स्क्वायर अपॉन ए एंड मैग्नीट्यूड इज माइनस क्यू आर अपॉन ए। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी लिख दी, बाउंड्री एज्यूम कर ली, प्रीवियस आर्टिकल का लैप्स इक्वेशन अपन यहाँ एग्जाम में सोल्व करके x की वैल्यू q डैश की वैल्यू फाइंड कर ली, वहाँ तक अपना एनालिसिस हो। मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रिक इमेज मेथड की अपने कंप्लीट हो गई कि स्पेयर में ये जो अपनी प्रॉब्लम थी बाउंड्री पॉइंट चार्ज की, ये कन्वर्ट हो गई 3 पॉइंट चार्जेस में। कौन कौन से? एक तो सेंटर पर चार्ज कैपिटल Q डैश, और यहाँ एक इमेजिनरी नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आर अपॉन ए। तो निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव रिमेनिंग चार्ज भी क्यू आर अपॉन ए होगा, क्योंकि जितना नेगेटिवली इंड्यूस होता है उतना ही पॉजिटिवली इंड्यूस होता है। तो क्यू आर माइनस क्यू आर अपॉन यहाँ पर तो प्लस क्यू आर अपॉन यही यहाँ पर इंड्यूस होगा, क्योंकि इसी पार्ट का हाफ पार्ट का ही कंट्रीब्यूट होगा, पूरे पार्ट का नहीं होगा। वो तो अपन यदि पूरा चार्ज जितना बाहर है उतना ही अंदर टोटल इंड्यूस हो तो अपन उस कंडीशन में तो उसकी वैल्यू माइनस क्यू ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो चार्ज एक दूसरे से ओवरलैपिंग होकर चार्ज की एक सैचुरेटेड स्टेट गेन करता है। तो पॉइंट सेंटर पर चार्ज इमेज चार्ज, सेंटर पर एक क्यू आर अपॉन ए ऐड हो गया कैपिटल क्यू में, प्लस क्यू है। तो अपन रीड्रॉ अपनी प्रॉब्लम को वापिस ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं। अपने पास एक स्पेयर था, ठीक है, उसको बाउंड्री से रिप्लेस कर दिया। सेंटर O है, यहाँ पर चार्ज कैपिटल Q डैश, पॉइंट B है जहाँ चार्ज स्मॉल q डैश है, एक्शनल पॉइंट चार्ज पॉइंट A है जहाँ Q चार्ज। ये जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर अपॉन ए फाइंड कर लिया x की वैल्यू, और स्मॉल q डैश की वैल्यू माइनस क्यू आर अपॉन ए है, और कैपिटल Q डैश की वैल्यू q प्लस क्यू आर अपॉन ए है। ये कैपिटल Q तो पहले था और इंटरेक्शन के द्वारा पॉजिटिव चार्ज क्यू आर अपॉन ए इंड्यूस होगा, क्यों नेगेटिव जितना हुआ। और टोटल ये डिस्टेंस कितनी है? ए है। कि स्पेयर के अंदर कैपिटल Q डैश बराबर कैपिटल Q प्लस क्यू आर अपॉन ए, पॉइंट B पर स्मॉल q डैश जिसकी वैल्यू माइनस क्यू आर अपॉन ए, और एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज Q। एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर A, इमेजिनरी चार्ज की फ्रॉम सेंटर आर स्क्वायर अपॉन ए, और सेंटर पर कैपिटल Q डैश है। तो अपन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P नोट कर लेते हैं जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। इस P पॉइंट को अपन सेंटर से मिलाएं तो ये डिस्टेंस r आ गई, और इस दिस एंगल इज थीटा। दूसरा B से इसको ऐड करें, मान ली डिस्टेंस r2, A से करें मान ली डिस्टेंस इज r। तो पहले अपन ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस फाइंड करें r1 r2, r और थीटा तो गिवन है, r थीटा के रूप में अपन को एक्सपेंशन निकालना है। तो r1 की वैल्यू तो बाय ट्राइंगल POA, एक एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी है। तो r1 बराबर अंडर रूट r स्क्वायर a स्क्वायर 2RA cos थीटा, ठीक है। R2 इजकल टू देखो R2 के लिए ट्राइंगल कौन सा लेंगे? POB। तो OB दे रखा है, OP दे रखा है, और एंगल वही थीटा है। तो R स्क्वायर
प्लस कैपिटल R4 अपॉन ए स्क्वायर 2R कैपिटल R स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा। ये अपने पास ट्राइंगल ज्योमेट्री से R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अब पोटेंशियल एट पॉइंट P मैं फाई आर थीटा नाम देता हूं। यूजिंग क्या यूज करें? क्लॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि 3 पॉइंट चार्जेस में अपनी प्रॉब्लम है, तीनों पॉइंट चार्जेस का P पर रिजल्टेंट कितना होगा। तो पहला K कैपिटल Q डैश अपॉन R, दूसरा Q डैश अपॉन R2 प्लस K Q अपॉन R1। तीनों पॉइंट इस डिस्टेंस है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डायरेक्टली अप्लाइड किया। कैपिटल Q डैश स्मॉल q डैश R2 और R1 की वैल्यू अपने पास है, सब्स्टिट्यूट कर दें। K कैपिटल Q प्लस QR अपॉन A अपॉन R। पहला टर्म में तो कैपिटल Q डैश की वैल्यू पुट कर दी, दूसरा में नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव लिख दूँ, K Q R अपॉन A अंडरूट R2 की वैल्यू R स्क्वायर कैपिटल R4 अपॉन A स्क्वायर 2R A कॉस थीटा। ठीक, प्लस थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं, K Q ऊपर सेम है, नीचे अंडरूट R1 की वैल्यू R स्क्वायर A स्क्वायर 2RA कॉस थीटा। यहां से एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, पोटेंशियल 3 टर्म्स में R थीटा के एक्सपेंशन में आ गया अपने पास। ठीक, अपन इस पर यदि बाउंड्री पर पोटेंशियल निकालने से स्मॉल आर से कैपिटल आर कर दो, ये फिक्स टर्म्स वैल्यू आ जाएगी। यहां अपन इस पोटेंशियल एक्सपेंशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा रिसोल्व कर लेते हैं, सिमिलरिटी टर्म्स हैं उनको एक जगह लिख लें। देखिए वो फाई 2 को रखूँ मैं वापिस, फाई आर थीटा इजकल टू K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r, टर्म सेपरेट ही रह जाएगी, प्लस K Q R अपॉन A। देखो मैं फिर वापस में R को नीचे A अपॉन R, उसको ब्रैकेट में ले जाएंगे ताकि अपने पास जो डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में आए तो वो सेम फॉर्म के अंदर अपन डिफ्रेंसिएशन थोड़ा इजी हो जाए। तो मैं डायरेक्टली कल भी किया था अपने R को नहीं कोई अंडरूट मिले, तो ऊपर मैं केवल K Q रख लूँ और उसको सॉरी अभी एक तो टर्म स्मॉल r की है, K Q R अपॉन AR, वो तो स्टार्ट वाले इन दो टर्मों को डिवाइड किया है। नेक्स्ट वाले की बात करें, इसमें देखिए K Q ऊपर रख रहा हूं, R को नीचे लेके A अपॉन R को अंदर ब्रैकेट में इंजेक्ट कर रहे हैं, K Q ब्रैकेट
मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए कॉस थीटा। ठीक है, मतलब ये थर्ड टर्म को रिसोल्व करके लिखते हैं। फोर्थ टर्म सेम सोल्व है, के क्यू अंडर रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर 2 आर ए कॉस थीटा। ये अपने पास 4 टर्म का एक्सपेंशन आता है। गेट पॉइंट पी पर पोटेंशियल एक्सपेंशन टर्म्स आ गई अपने पास। अब नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो देखो, बाय द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन कार्टेशियन इज माइनस ग्रेडेड फाई। इन पोलर कोऑर्डिनेट E is equal to माइनस आर केप डेल फाई पॉन डेल थीटा। सो डेल फाई पॉन डेल आर प्लस थीटा केप आर डेल फाई अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, दो ग्रेडेड ये दो वैल्यूज डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव की है, डेल फाई पॉन डेल आर, मतलब फाई की वैल्यू ये रही, इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। एक वैल्यू ये, मतलब इस फाई का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट वैल्यू करके यहां रखना है। ये रेडियल पार्ट होगा, ये टेंजेंशियल पार्ट होगा। लेकिन जैसे सरफेस पर जाएंगे ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पर केवल रेडियल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट रिड्यूस टू 0 हो जाएगा। इसलिए आगे अपन इंटरेस्टेड है कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाउंड्री निकालना है, तो बाउंड्री पर केवल रेडियल पार्ट की ही रिक्वायर्ड होगी। तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले कि अपन दोनों डिफरेंशिएशन को कंप्लीट सोल्व न करना पड़े। रेडियल कंपोनेंट को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यदि अपना आगे क्वेश्चन ज्यादा सरफेस इंड्यूस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द surface of sphere। ठीक है, तो मतलब E स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R इजकल टू केवल क्या आएगा, माइनस डेल फाई पॉन डेल आर के डिफरेंशिएटर करना होगा, फिर r कैपिटल R करना होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाउंड्री या ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है, तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट डी फाई और डी वाला 0 हो जाएगा, जब अपन डिफरेंशिएट करके प्रीवियस प्रॉब्लम में रखे देख लिया। तो केवल डी फाई और डी आर आर के डायरेक्शन बता रहा है, नेगेटिव तो इनवर्ड होगा, हो सकता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो एक पॉजिटिव तो आउटवर्ड हो जाए। ठीक है, लेकिन अपन को केवल एक डिफरेंशिएशन करना है, डेल फाई पॉन डेल आर, रेडियल डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करना है। तो अपन पहले वैल्यू निकालें अलग से, डेल फाई अपॉन डेल आर, फाई की वैल्यू ये है और उसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सभी टर्म का अलग अलग करेंगे, देखो पर ध्यान दीजिए टर्म पर। ये बॉक्स कर दिया, मैं आपकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ आगे नीचे। फर्स्ट टर्म में के क्यू कॉन्स्टेंट है 1/r का, माइनस 1/r स्क्वायर, तो माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड में इसमें के क्यू कैपिटल आर ये सब कॉन्स्टेंट है, तो वही नेगेटिव के क्यू आर अपॉन ए
आर स्क्वायर। ठीक है, दो टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। थर्ड, के क्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ब्रैकेट 1/√, में क्वांटिटी है तो -1/2, उस ब्रैकेट के पावर कितना लगेगा 3/2, मतलब जो क्वांटिटी है ये ऊपर, फिर उस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होगा आर के रेस्पेक्ट में, तो 2a² r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर का 0 और वहां r का 1, तो 2a cos थीटा। ये आपके पास इस टर्म का पूरा डिफरेंशियल, ब्रैकेट का मतलब ये क्वांटिटी, अपन दोबारा आगे करेंगे लास्ट में। थर्ड टर्म नेगेटिव, उसमें के क्यू कॉन्स्टेंट ले लें और ब्रैकेट लगा दें, वही -1/2, उस ब्रैकेट की पावर 3/2, यहाँ ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पर। फिर ब्रैकेट वाली क्वांटिटी का फिर डिफरेंशिएशन करें, a² का 0, 2r -2a cos थीटा। ये चार टर्मों का रेडियल डेरिवेटिव हो। तो इनको वापस रीअरेंज कर लें, सब में नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो इन चार टर्मों को वापस लिखें तो देखो नेगेटिव हम पूरे में कॉमन ले लेते हैं, तो k कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, k Q R अपॉन A स्मॉल r स्क्वायर। ये पहले पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव बाहर ले लिया तो नेगेटिव आ गया, k Q बचेगा ऊपर, इसमें 2 कॉमन आ गया, तो a² r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस a cos थीटा अपॉन 2 तो कर गया, कैंसिल हो गया, यहाँ ब्रैकेट में क्वांटिटी थी a² r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2ra cos थीटा की पावर 3/2। तीसरी टर्म आ गई। फोर्थ में वही पॉजिटिव हो गया, वापस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऊपर केयर क्यू है अपने पास, कॉस्ट में r - a cos थीटा, नीचे अपने पास ब्रैकेट में a² r स्क्वायर 2ra cos थीटा की पावर 3/2। चार टर्म। अब देखिए डेल फाइव एंड डेल आर की वैल्यू यहां रखें तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दें और आर कैप से मल्टीप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बाउंड्री फाइंड आउट हो जाएगा। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू सरफेस निकाल रहा हूँ, ये वैल्यू पूरी रखूंगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दूंगा। ए क्यू
एक आर बचेगा केवल, ए आर एक कैंसिल होगा स्मॉल आर रखने पर, ठीक है, माइनस के क्यू, ठीक है, स्मॉल आर, एक आर कैपिटल आर नीचे बचेगा, ए स्क्वायर कैपिटल आर माइनस ए कॉस थीटा, ब्रैकेट नीचे स्मॉल आर कैपिटल आर करते तो ए स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 2r ए कोस्टा बच जाएगा, ठीक है, सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म माइनस के क्यू आर माइनस ए कॉस थीटा और नीचे ब्रैकेट आर के डायरेक्शन क्या है, मतलब रेडियल, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी यदि ये अपन a इज द ग्रेटर देन r, तो इस पूरे एक्सपेंशन की वैल्यू नेगेटिव, वो बताता है इनवर्ड ऑन द सरफेस इफ थीटा इज द फ्रॉम 0 to 2 पाई, यदि थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो बाद में वैल्यू एक्सपेंशन चेंज हो जाएगी। इसके अंदर भी कुछ टर्म देखो रिड्यूस हो जाएगी, अपने पास आर स्क्वायर ए स्क्वायर, अब अपन एडजेक्टिव पूरा एक बार कंप्लीट डेरिवेशन रख लेते हैं और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्पेयर, यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड E नियर बाउंड्री इजकल टू लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और नॉर्मल होगी और इंड्यूस चार्ज यानी सिग्मा है तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। एन के डायरेक्शन को बता रहा है स्केलर में, यदि अपन वेक्टर में लिख लें तो अपन सिग्मा इजकल टू एप्सिलॉन नॉट E आर कैपिटल, वेक्टर नहीं लगाए तो अपने पास इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का एक्सपेंशन आ जाएगा। क्या रखना अपन को, ये जो वेक्टर में है तो केवल वेक्टर यहां से हट गए तो आर के पड़ जाएगा, एडजेक्टिव जो वैल्यू एक्सपेंशन है वो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करनी है और पूरा एक्सपेंशन वही होगा, तो वैल्यू रख दें, देख सिग्मा इज इक्वल टू इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक टर्म तो अपन के अलग रख लेते हैं। आगे वाले में देखिए इन तीन जो टर्म्स है इसमें कॉमन है के क्यू, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट तीनों से मल्टीप्लाई एक साथ कर दें। अब देखिए 1 अपॉन ए आर सेकेंड ए स्क्वायर आर माइनस ए कॉस थीटा, आर ए कॉस थीटा की पावर 3/2। लास्ट वाले में के क्यू कॉमन आ गया माइनस
3/2। ठीक, कि अपने पास पीछे एक बार एक डेरिवेशन में देख लेना कि लास्ट जो डिफ्रेंसिएशन हुआ था पोटेंशियल V से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, तो लास्ट वाली जो टर्म है अपने पास यहाँ, उसके अंदर पहले पोटेंशियल पॉजिटिव था तो दोबारा नेगेटिव आ गया, तो वो साइन का यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये साइन साइड वहाँ पर दोनों का एक दूसरे से ऑपोजिटिव होगा। ये जो साइन निशान की जो मिस्टेक आ रही है कि मेरे दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव फॉर्म में आएगी। अब उस ट्रिपलेस को आपको पीछे करके देखना पड़ेगा कि वहाँ जहाँ डिफ्रेंशिएशन करते समय अपन ने यहाँ पर दोनों टर्म में से एक टर्म पॉजिटिव थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइड किया था, तो बी पॉइंट वाले में तो नेगेटिव आया, लेकिन सी पॉइंट वाले में पहले पॉजिटिव आएगा, तो फिर वो वापस नेगेटिव हो गया और फिर नेगेटिव कॉमन ले लिया तो वापस पॉजिटिव हो गया था। इसलिए इस टर्म में ये टर्म जो है वो पॉजिटिव टर्म आएगा। इसलिए कोस थीटा का जो ऊपर का एक्सपेंशन है वो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। देखिए इसको अपन मैं एजिटिव लिखूँ 1/AR माइन, तो ये ए कोस्टा की टर्म है, वहाँ नेगेटिव बन रही है, यहाँ पॉजिटिव बन रही है, नीचे डिनोमिनेटर सेम में कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों टर्म एक जगह आ जाएगी, तो ये आ जाएगी नेगेटिव। तो मैं पहले यहाँ पॉजिटिव कर लूँ, तो उस टर्म को लिख लूँ, तो R माइनस ए स्क्वायर अपॉन R अपॉन ए स्क्वायर R स्क्वायर 2 RA cos थीटा की पावर 3/2। ये अपने पास सिग्मा का एक्सपेंशन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक, कि अपने पास एक प्रॉब्लम थी, एक स्क्वायर इंसुलेटेड था, चार्ज्ड था, ठीक है, और उस चार्ज्ड स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज के नियर प्लेस करने से उसमें इंटरेक्शन के कारण इसके नियर अबाउट जो फील्ड है वो मॉडिफाइड हो गया और उसकी सरफेस पर जो इंड्यूस चार्ज है वो कैपिटल क्यू पहले था ही, उसके अलावा इंड्यूस चार्ज की वैल्यू अपने पास यही जो थीटा के साथ चेंज है, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव है, थीटा का चेंज होने का मतलब थीटा के साथ उसकी वैल्यू चेंज बिल्ड है। टोटल इंड्यूस चार्ज, देखो इसको अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन के द्वारा कई बार सोल्व इजिली की ए की वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज टू इन कंपेरिजन टू कैपिटल आर, तो इसकी वैल्यू को अपन मॉडिफाइड या सिंप्लीफाइड किया जा सकता है यदि वो कंडीशन गिवन हो तो। इस इक्वेशन का अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन में इसमें एक कंडीशन दे दें कि ए इज वेरी वेरी लार्ज आर, तो अपन ए स्क्वायर से आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल टर्म मान सकते हैं और नीचे वाले डिनोमिनेटर का बाइनोमियल एक्सपेंशन करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड किया जा सकता है यदि वो कंडीशन गिवन हो तो। अब देखिए टोटल इंड्यूस्ड चार्ज on surface of sphere, तो स्पैरेंट एरिया पर सिग्मा है तो अपन टोटल मैं वैल्यू निकाल Q डबल डैश है, which can count by
टोटल बाउंड्री सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। इसको अपन काउंट कैसे कर सकते हैं कि अपने पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, उस सरफेस चार्ज डेंसिटी का उस पूरी बाउंड्री पर इंटीग्रेशन के द्वारा क्लोज इंटीग्रेशन ds मतलब एक स्पेयर का क्लोज बाउंड्री है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको चेंज कर लेते हैं कि ds इजकल टू r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। लिमिट ऑफ थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, लिमिट ऑफ फाई फ्रॉम 0 से 2 फाई। और फाई का इन्वोल्यूशन अपने पास है ही नहीं सिग्मा में, इंडिपेंडेंट है, केवल थीटा डिपेंडेंट है। तो 0 से 2 पाई का 2 पाई इंटीग्रेशन हो गया। तो इस इंटीग्रेशन को अपन पहले लिख सकते हैं 0 से 2 पाई 0 से पाई सिग्मा थीटा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक, सिग्मा थीटा की वैल्यू अपने पास ये रही, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका इंटीग्रेशन निकालना है। पहले इसमें फाई को इंटीग्रेटेड कर देते हैं तो 2 पाई आ जाएगा और r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन पाई सिग्मा ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा। सिग्मा थीटा की वैल्यू रख करके केवल क्या निकालना है अपन को, थीटा इंटीग्रेशन वैल्यू निकालना है। देखो लिमिट वैल्यू रखें 2 पाई r स्क्वायर। 2 टर्म है, 3 टर्म है, तीनों का सेपरेटली होगा। एक्सेस नोट बड़ा कैस्टर लगा देता हूँ। फर्स्ट में कोई थीटा का फंक्शन नहीं है। 4 पाई की स्क्वायर तो मैंने पहले ले लिया, साइन थीटा सबके साथ है। तो पहले वाले में देखो एप्सिलॉन नॉट के क्यू r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। सेकंड में फिर प्लस एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए आर पूरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। 1-2 टर्म हो गई। थर्ड टर्म एप्सिलॉन नॉट के क्यू तो साथ है इसका r माइनस ए स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये भी बाहर आएगा। अब इंटीग्रेशन 0 से पाई ऊपर केवल साइन थीटा डी थीटा अंडरूट ना होगा, पावर 3/2 में है। ए स्क्वायर r स्क्वायर 2ra cos थीटा की पावर 3/2। ये अपने पास तीनों इंटीग्रेशन टर्म में वैल्यू सिग्मा थीटा की जो वैल्यू थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। अब तीनों इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें तो अपने पास टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन बाउंड्री पर टोटल इंड्यूस चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस कोस थीटा लिमिट रख देंगे, माइनस कोस थीटा और लिमिट दोनों का सेम वैल्यू आ जाएगी। तो कोस थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू जो पाई रखोगे तो -1, ठीक है, और 0 की 1 -2 वैल्यू आ जाएगी। और अपने पास -2 ना 2 मतलब साइन इंटीग्रेशन के अंदर पे से इंटीग्रेशन करके 2 वैल्यू आएगी। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले से करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि अंदर वाले इस ब्रैकेट को इक्वल टू कोई t मान लेंगे, कोई फंक्शन अल्फा मान लेंगे, फिर
डिफ्रेंशिएशन करके साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और लिमिट उसके अकॉर्डिंग चेंज करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कल अपन ने वही टोटल इंड्यूस चार्ज निकालने के लिए अपने इंटीग्रेशन किया था कि उसके बराबर कोई टी सब्स्टिट्यूट करके उस इंटीग्रेशन को रख के लिमिट करके वैल्यू रख लेंगे। ये पूरा क्यू डबल डैश की वैल्यू का एक्सपेंशन आ जाएगा और ये एक्सपेंशन टोटल इंड्यूस है वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड है, पॉजिटिव चार्ज में इंक्लूड हो गया तो टोटल इंड्यूस चार्ज 0 है। क्यों? कि जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली जब इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन से लास्ट में वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? टोटल इंड्यूस चार्ज 0। अपने पास नेक्स्ट स्टेप फोर्स ऑन बाउंड्री। देखो फोर्स को अपन थीटा के साथ वेरिएशन एक्सपेंशन निकालना हो तो अपन यदि इंसुलेटर कंडक्टर स्पेयर हो उस समय और एक कंडक्टर स्पेयर हो उसमें इसका एक्सपेंशन अलग होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इंसुलेटर इनसाइड में है तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट गाउस लॉ। यदि दोनों टाइप से इंसुलेट चार्ज्ड स्पेयर लेयर है तो उसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है और कंडक्टर स्पेयर में एक साइड में दूसरी साइड में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं है तो केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, तो अपन यदि कंडक्टर स्पेयर है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यदि वो चार्ज्ड इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है तो उसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो अपने पास यहाँ जो फोर्स पर यूनिट एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करें ds अपॉन df वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल F निकालने के लिए अपन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds F इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ds। ठीक है, अपने पास सिग्मा की वैल्यू इन द फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है और टोटल क्लोज बाउंड्री का इंटीग्रेशन करने के लिए अपने पास ds की वैल्यू अपन 2 लिमिटेशन टर्म में तोड़ सकते हैं, 0 से पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। थीटा की लिमिट 0 से पाई और फाई की जिस 2 पाई। यदि फाई का एक्सपेंशन है तो डायरेक्ट 2 पाई लिख सकते हैं इंटीग्रेशन थीटा में, वही सेम सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू रख के फोर्स एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। इसका ग्राफ भी पर यूनिट एरिया में ऐप के r अपॉन a की डिफरेंट वैल्यू पर थीटा के साथ एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन इस डेरिवेशन को, ये तो अपने पास एक इंटीग्रेशन मेथड टर्म्स है जिसके अकॉर्डिंग अपन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। अपन पॉइंट चार्जेस सिस्टम है, उस पॉइंट चार्जेस सिस्टम में यूजिंग कूलाम प्रिंसिपल, कूलाम इंटरेक्शन फॉर्मूला के द्वारा अपन फोर्स काउंट करना चाहते हैं। देखिए अपने पास प्रॉब्लम ये थी, एक स्पेयर था, इसके सेंटर पर कैपिटल Q डैश चार्ज है, एक यहाँ पर स्मॉल Q डैश इमेजिनरी चार्ज है प्लस Q चार्ज है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये है। यहाँ पर अपने पास डिस्टेंस है r स्क्वायर अपॉन a। इस डिस्टेंस को अपन मेजर करना चाहें तो आ जाएगा a माइनस
आर स्क्वायर अपॉन ए। ओ पॉइंट, बी पॉइंट और ए पॉइंट, और 3 पॉइंट चार्जेज है, तीनों की म्यूचुअल डिस्टेंस है। 2 पॉइंट चार्जेज इनसाइड द बाउंड्री एंड 1 इज द आउटसाइड। तो फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन बाउंड्री एंड पॉइंट चार्ज, देन इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज बाय बोथ आर चार्जेस कैपिटल क्यू डैश स्मॉल क्यू डैश। अब मे बी पॉजिटिव, मे बी रिपल्सिव, मे बी इंटरेक्टिव, इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड आर। इसकी जो रेडियस होगी इसके ऊपर डिपेंड करके आप इसका एनालिसिस टर्म्स करेंगे। बाउंड्री पर फोर्स लगा प्लस क्यू के कारण दोनों का इंटरेक्शन निकालेंगे। वो रिपल्सिव और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के वो आर और ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। इनकी वैल्यू पता है अपन को, कैपिटल क्यू डैश बराबर है कैपिटल क्यू आर अपॉन ए, और स्मॉल क्यू डैश की वैल्यू है क्यू आर अपॉन ए। ठीक, तो पहले क्या निकालें, फोर्स इंट्रैक्शन बाय प्लस क्यू विथ क्यू डैश और क्यू डबल डैश, सॉरी कैपिटल क्यू डैश और स्मॉल क्यू डैश। देन फोर्स ए बराबर के क्यू क्यू डैश, के क्यू क्यू डैश के बीच में वैल्यू की डिस्टेंस कितनी है, प्लस के क्यू कैपिटल क्यू डैश और डिस्टेंस कितनी है ए स्क्वायर। कि बाउंड्री के बीच में और पॉइंट चार्ज के बीच में, तो बाउंड्री के इनसाइड में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो दोनों पॉइंट चार्जेस के ऊपर एक्शनल पॉइंट चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट है उसकी वैल्यू अपने पास डिस्टेंस कूलॉम इंटरेक्शन फॉर्मूले से याद है। अब इसको अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें क्यू डैश की, तो जो माइनस के क्यू स्क्वायर आर अपॉन ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर वैल्यू रखें तो कैपिटल क्यू प्लस क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर बाहर ले लें तो ए बाहर ऊपर आ जाएगा, अपन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के क्यू स्क्वायर आर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, प्लस के क्यू स्क्वायर आर अपॉन ए क्यूब। ठीक है, ये फोर्स एफ वैल्यू अभी इसमें एक टर्म नेगेटिव आ रही है और एक पॉजिटिव आ रही है। इसको और थोड़ा सा रिसॉल्व कर लें ताकि अपन इसका रिपल्सिव और अट्रैक्टिव कंडीशन को डिफाइन कर दें। ए बराबर सब तीनों क्वांटिटी में क्या कॉमन है, के स्मॉल क्यू। ठीक है, पॉजिटिव वाले में पहले दोनों टर्म लिख लेता हूं, तो वो आएगा कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन ए क्यूब, और सेकंड वाले में आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, तो क्यू आर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक, यहाँ अपने पास स्मॉल क्यू और आर, अपने पास एक कंडीशन है कि इसको पॉजिटिव रिपल्सिव और अट्रैक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन रिमेन बच गई कि तो इन दोनों पार्ट का मान यदि इससे ग्रेटर है कि इफ कैपिटल क्यू ए स्क्वायर क्यू आर अपॉन ए क्यूब इज ग्रेटर क्यू आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, देन फोर्स इज
रिपल्सन का होगा फोर्स, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और इफ कैपिटल क्यू ए स्क्वायर क्यू आर अपॉन ए क्यूब इज लेस क्यू आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, देन फोर्स अट्रैक्टिव। रिपल्सिव, तो फोर्स मे बी रिपल्सिव और मे बी अट्रैक्टिव। किस बेस पर डिपेंड कर रहा है कि क्यू आर ए की वैल्यू, जो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इन सब की जो वैल्यू ए आर के टर्म में कुछ और रिसोल्व करके अपन एक कॉमन इसमें से ए 4 की पावर कॉमन लेके एक 4 कॉमन लेके थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अपने पास ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा जिसकी डायमेंशन आर ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इन सब की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, लेकिन जिसका अपन कंडीशंस इस फॉर्म में डिसाइड कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला अपने पास पहले था जो सरफेस टोटल इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू निकालते, बाद में उस एक्सपेंशन में वही कंडीशन आ जाती है कि आर ए की वैल्यू या कैपिटल क्यू की स्मॉल क्यू की वैल्यू में रिलेशन अपन को गिवन हो तो अपन परफेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। इस टाइप से अपनी ये सेकंड थर्ड टाइप जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक इमेज मेथड की थर्ड टाइप प्रॉब्लम है वो कंप्लीट एनालिटिक हो गई। और टास्क थी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तीनों प्रॉब्लम्स में वही सिमिलरिटी है क्या, इलेक्ट्रिक इमेज मेथड से सबसे पहले इमेजिनरी पॉइंट चार्ज की लोकेशन, मैग्नीट्यूड और पोलरिटी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री को इमेजरी पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर लेते हैं, जिससे अपनी प्रॉब्लम पॉइंट चार्जेस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अपनी जो प्रॉब्लम पॉइंट चार्जेस में कन्वर्ट हो गई उसको कूलॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके अपन किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। और पोटेंशियल यदि फाइंड हो जाता है किसी प्रॉब्लम से, जैसे अपन क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फंक्शन का स्टेट फंक्शन फाइंड आउट हो जाता है तो सभी रिलेटेड फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं उस साइज से। तो सिमिलरली अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी प्रॉब्लम का स्केलर फंक्शन पोटेंशियल फाई एक स्टेट फंक्शन होता है जिसके द्वारा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सभी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है। तो अपने यहाँ स्टेप में क्या करते हैं कि सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट होने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो भी कहाँ पर, एट नियर टू बाउंड्री। फिर गाउस लॉ को यूज करके उस बाउंड्री पर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा फाइंड कर लेते हैं, जिससे अपन उस बाउंड्री पर फोर्स का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन भी निकाल सकते हैं, टोटल फोर्स भी काउंट कर सकते हैं, और टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन द बाउंड्री भी काउंट कर सकते हैं बाय द इंटीग्रेशन फेनोमेना। ये स्टेप तीनों में कॉमन थे। ठीक है, तो कल अपन नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम, इसमें दो प्रॉब्लम और होगी। ठीक है, एक सी जस्ट सिमिलर होगी और दो प्रॉब्लम जो आपस में और सिमिलर फॉर्म में होगी। वो दो टाइप की प्रॉब्लम्स और रिसोल्व करने के बाद में अपना एक इलेक्ट्रिक इमेज मेथड फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हर साल 12 नंबर या 10 नंबर की एक रिलेटेड प्रॉब्लम निश्चित पहुंची जाती है। ठीक है, तो थैंक्स, आगे अपन नेक्स्ट कल देखेंगे। ओके।